अमन ने हाल ही में कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से एक नई नौकरी के लिए काम पर रखा। उन्हें अपना ऑफर लेटर मिला और अब वे अपना करियर शुरू करने वाले हैं। अमन अपने दोस्त सुधीर के पास पहुंचा, उसे ऑफर लेटर दिखाया और टैक्स और निवेश पर कुछ मार्गदर्शन मांगा। सुधीर को आयकर के बारे में कुछ जानकारी साझा करने में खुशी हुई। सुधीर ने अमन को विभिन्न प्रकार के करदाताओं के बारे में यह बताते हुए समझाया कि आयकर अधिनियम 1961 ने विभिन्न प्रकार के करदाताओं को वर्गीकृत किया है। व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय, फर्म और कंपनियां। उन प्रकारों के अलावा आयकर अधिनियम 1961 ने करदाताओं के प्रकारों को उनके निवास की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया है। निवासी, निवासी और साधारण निवासी, निवासी और साधारण निवासी नहीं, अनिवासी। सुधीर ने आगे बताया कि निवासी भारतीय श्रेणी को आयु समूहों के आधार पर विभाजित किया गया है। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, 60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति। सुधीर ने तब अमन को समझाया कि वह व्यक्तिगत प्रकार के करदाता में आता है। 60 वर्ष से कम आयु वर्ग में सुधीर ने आगे आयकर के बारे में कुछ सामान्य बिंदुओं के बारे में बताया। करदाता के प्रकार के आधार पर इनमें से प्रत्येक करदाता पर अलग अलग कर लगाया जाता है। व्यक्तिगत, हिंदू संयुक्त परिवार, लोगों का संघ और व्यक्तियों के निकाय करदाताओं पर उनकी आय स्लैब के आधार पर कर लगाया जाता है, जबकि व्यवसायों और भारतीय कंपनियों के कर योग्य लाभ पर कर की एक निश्चित दर की गणना की जाती है। लोगों की आय को कर में वर्गीकृत किया जाता है। ब्रैकेट या टैक्स स्लैब, जहां वे जिस स्लैब में आते हैं उसके आधार पर उन पर कर लगाया जाता है और कर की दर टैक्स स्लैब के अनुसार बदलती रहती है। जिस दर पर आय पर कर लगाया जाता है वे आय के सीधा अनुपात में बढ़ जाती है। सुधीर ने अमन को समझाया कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी की आय के स्रोतों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वेतन से आय, घर की संपत्ति से आय, व्यापार लाभ से आय, निवेश से आय, पूंजीगत संपत्ति और अन्य स्रोतों से आय। सुधीर ने अमन से पूछा, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस प्रकार के आयकर का भुगतान कर रहे होंगे? अमन ने उत्तर दिया, हाँ, मैं जो कर चुकाऊंगा वह वेतन से आय के लिए होगा। सुधीर ने अमन से कहा, मैं आपको अन्य आय श्रेणियों के बारे में भी कुछ समझाता हूँ। एक गृह संपत्ति किराए पर लेने से अर्जित आय के इस शीर्ष के तहत कर योग्य है। लोगों या पेशेवरों द्वारा अर्जित लाभ जो स्वयं नियोजित या संचालित है, इस शीर्ष के तहत उनके अपने व्यवसाय कर योग्य हैं। भूमि, शेयर, आभूषण, गृह संपत्ति जैसी पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पूंजीगत लाभ के तहत कर योग्य है। ऊपर उल्लिखित के अलावा अन्य स्रोतों से आय जैसे बैंक पर कमाई, अन्य स्रोतों से आय के मद में ब्याज, सावधि जमा, लॉटरी आदि पर कर लगता है। इसके बाद सुधीर ने अमन को समझाया कि 4 प्रकार के आयकर भुगतान मोड हैं। स्रोत पर कर कटौती, जहां भुगतानकर्ता वेतन के समान आय प्राप्त करने वाले को भुगतान करते समय कर की कटौती करता है। अग्रिम कर, जहां कर का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाता है जब आयकर देयता एक निश्चित राशि से अधिक हो जाती है। स्वनिर्धारण कर, यह कुल आयकर देयता से अग्रिम कर और टीडीएस को कम करने के बाद गणना की गई कर राशि है। ई भुगतान सुविधा, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा वाले सभी करदाताओं के लिए अग्रिम कर स्वमूल्यांकन और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। अमन ने फिर सुधीर से पूछा कि कोई आयकर रिटर्न कैसे दाखिल कर सकता है। सुधीर ने उत्तर दिया, हर साल आपको आयकर विभाग द्वारा निर्दिष्ट आयकर रिटर्न फॉर्म का उपयोग करके आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। यहाँ कुछ आईटीआर फॉर्म के बारे में जानकारी दी गई है। आईटीआर 2 वेतन पेंशन के लिए है। एक से अधिक संपत्ति से किराया, पूंजीगत लाभ, पिछले वर्षों से पूंजीगत हानियों को आगे लाया गया और अन्य स्रोतों से आय। आईटीआर 3 वेतन के लिए है। पेंशन, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोतों से आय और फर्मों से आय। आईटीआर 4 आईटीआर 3 में आय के स्रोतों के लिए है। व्यवसाय, पेशे से आय, छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए आय 60 लाख प्रति वर्ष से कम। आईटीआर 4S के लिए है छोटे व्यवसाय के मालिकों से आय वर्ष में 60 लाख से कम।
कुछ अपवादों को छोड़कर सभी वर्गों के करदाताओं के लिए ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। कोई यहाँ खाता बना सकता है। www.incometax.gov.in और रिटर्न दाखिल करने के लिए उपलब्ध विभिन्न आयकर रिटर्न फॉर्म का उपयोग करें। आयकर विभाग अब प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभिन्न ITR ई-वेरिफिकेशन विधियों की पेशकश करता है। आगे सुधीर ने अमन को टैक्स फाइलिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के बारे में समझाया। स्थायी खाता संख्या, जिसे पैन के रूप में भी जाना जाता है। पैन एक 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो आयकर विभाग द्वारा लैमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। एक पैन नंबर हमेशा अक्षर और संख्यात्मक का मिश्रण होता है, जैसा कि नमूने में दिखाया गया है। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय या किसी आयकर प्राधिकरण के साथ किसी भी पत्राचार के लिए पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। अमन ने इनकम टैक्स की मूल बातें जानने के बाद अपने दोस्त सुधीर को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे उन्हें अपने टैक्स को प्रभावी ढंग से प्लान करने में मदद मिलेगी।